आप सभी का हार्दिक स्वागत और मेरा हार्दिक नमस्कार। कैसे हैं आप सब। और आज की ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज़ में हम लोग कुछ विशेष प्रश्नों को, कुछ चुनिंदा प्रश्नों को लेके एक बार पुनः उपस्थित हैं। और आप सभी से अनुरोध है फटाफट क्लास में आइए। और मैं हमेशा ये आपसे कहता रहा हूँ कि बहुत चुनिंदा प्रश्न हैं, जो प्रश्न आपको कभी डाउट होता है किन्हीं प्रश्नों में, या फिर आपको लगता है कि ये प्रश्न कन्फ्यूज़न क्रिएट करेगा, तो उन प्रश्नों को आप प्लीज़ अपनी कॉपी में नोट करिए, कॉपी पेन लेकर बैठिए और ध्यान रखिएगा। आगामी टीजीटी और पीजीटी की परीक्षा के लिए बहुत विशेषीकृत प्रश्नों में आपको उलझने की आवश्यकता नहीं है। इस बात को याद रखिएगा। हमेशा की तरह मैं ये कहता रहा हूँ कि अगर आप बहुत विशेषीकृत प्रश्नों को लेकर उलझते हैं इस परीक्षा के लिए, तो वो घातक सिद्ध हो सकता है। फिलहाल आइए हम लोग शुरू करते हैं। और आज की टेस्ट सीरीज़ का पहला प्रश्न है, और आप देख पा रहे हैं प्रश्न स्क्रीन पर है सामने। और ये प्रश्न ये कह रहा है, सत्यम वद धर्मम चर। ये पूरा स्टेटमेंट ऐसा है कि सत्यम वद धर्मम चर, ये तो लिखा ही हुआ है, सत्य बोल, सत्यम वद धर्मम चर। स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम। सत्य बोल और धर्म का आचरण कर। अध्ययन और उपदेश में, स्वाध्याय और प्रवचन में प्रमाद ना कर, मतलब आलस ना कर। ये हमारा स्टेटमेंट किस ग्रंथ में है? तैत्तिरीय उपनिषद है, ऐतरेय उपनिषद है, मुंडक उपनिषद है, या फिर प्रश्न उपनिषद है। और मुझे उम्मीद है आप शायद जवाब दे पाएंगे। क्लास में हमेशा रहे हैं बहुत सारे छात्र, और शायद मुझे ऐसा लगता है कि इस प्रश्न पे एक बार चर्चा हुई है। आप रिप्लाई कर दीजिए तो बेहतर होगा, और अंदाज़ा मत लगाइए। और यहाँ पर सही जवाब है तैत्तिरीय उपनिषद। ध्यान रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है। सत्यम वद धर्मम चर। आपसे मेरा एक अनुरोध ये भी है कि एक जगह पर जाकर आपको अपनी तैयारी को रोकना होगा। मेरा कहना ये है कि फाइनली आपको परीक्षा में फाइट करने के लिए एक बार, दो बार, तीन बार विस्तृत दोहराव की आवश्यकता है, रिवीजन की आवश्यकता है। रिवीजन एंड रिवीजन एंड रिवीजन एंड प्रैक्टिस। आप असीमित ढंग से पढ़ते चले जाते हैं, रिवीजन नहीं करते हैं। छात्रों की सबसे बड़ी एक समस्या है। तो फिलहाल एक तो आपको ये पता ही है, बड़ा कॉमन प्रश्न है मुंडक उपनिषद में, वो सत्यमेव जयते वाला कॉन्सेप्ट आया है। और अब ये तो बड़ा कॉमन प्रश्न है, अब ये कभी पूछा नहीं जाएगा। लेकिन जानकारी के लिए आप इसको ध्यान में रखिएगा, सत्यम वद धर्मम चर तैत्तिरीय उपनिषद में है, और मुंडक उपनिषद में सत्यमेव जयते कहा गया है। ठीक है, तो अगले प्रश्न पे आप जल्दी से नज़र डालिए। और ये हो रहा है, किस ग्रंथ में अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को मृत्यु लोक का देवता बताया गया है? मतलब एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें परीक्षित का उल्लेख हुआ है, अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित, ध्यान रखिएगा, और उन्हें मृत्यु लोक का देवता बताया गया है। आपके पास चार ऑप्शन है, अथर्ववेद है, महाभारत है, शतपथ ब्राह्मण है, या फिर कोई नहीं है। तो मुझे उम्मीद है आप इसमें बता पाएंगे, और सही जवाब यहाँ पर है अथर्ववेद। ध्यान रखिएगा। और आइए अब देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न, बहुत इम्पॉर्टेंट है, और जल्दबाजी में जवाब मत दीजिएगा। तथागत बुद्ध ने, भगवान बुद्ध की बात हो रही है, और तथागत बुद्ध ने अपना प्रथम वर्षाकाल कहाँ बिताया? थोड़ा ये ध्यान दीजिएगा, प्रथम वर्षाकाल कहाँ बिताया? वैशाली के वेलुवन विहार में, या फिर सारनाथ के मूलगंध कुटी विहार में, कौशाम्बी के घोषिताराम विहार में, या फिर श्रावस्ती के न्यू गोथाराम विहार में। उसको निग्रोथाराम विहार भी कह सकते हैं आप। तो मुझे बता सकते हैं कौन सा जवाब है इसमें? बहुत सावधानी से जवाब देना है, और इसमें सही जवाब है सारनाथ के मूलगंध कुटी विहार में। ठीक है, अब यहाँ पर हमेशा दो तीन प्रश्न ऐसे आए हैं,
इनको एडिशनल तौर पे आप नोट कर लीजिए। एक तो ये पूछा जाता है कि भगवान बुद्ध ने अपने सर्वाधिक वर्षाकाल कहाँ बिताए। बुद्ध के सर्वाधिक वर्षाकाल या फिर चौमासा कहाँ बीते हैं, बता सकते हैं आप? सर्वाधिक वर्षाकाल या चौमासा कहाँ बीते हैं, बताइए मुझे। बुद्ध के सर्वाधिक वर्षाकाल या चौमासा कहाँ बीते हैं, आइडिया है कुछ? कोसल या फिर श्रावस्ती में, ध्यान रखिएगा। कोसल का नरेश प्रसेनजीत है, ध्यान रखिएगा। तो बुद्ध के सर्वाधिक वर्षाकाल कहाँ बीते हैं? कोसल और श्रावस्ती में। कितने वर्षाकाल बिताए हैं ये बताइए, ये मैं जवाब नहीं दे रहा हूँ आपको। और एक प्रश्न और है कि महावीर स्वामी के सर्वाधिक वर्षाकाल कहाँ बीते हैं। महावीर स्वामी के सर्वाधिक वर्षाकाल कहाँ बीते हैं? तो जवाब आपको पता है, जवाब दे भी सकते हैं, रिप्लाई करेंगे तो बेहतर होगा, और वो राजगृह में बीते हैं। ठीक है। बेसिकली वर्षा काल में यानी कि 4 महीनों में बौद्ध और जैन भिक्षु जब आवागमन बाधित हो जाता था तो वो एक ही स्थान पर रह के उपदेश करते थे। वैसे वो जीवन भर घूमते रहे हैं। तो चौमासा यानी कि वर्षा काल यानी कि जब बुद्ध और महावीर स्वामी एक ही स्थान पर ठहरे और उन्होंने उपदेश किया। और एक बात यहाँ पर और है, जैसा कि आपने देखा अभी कि बुद्ध ने अपना प्रथम वर्षाकाल कहाँ बिताया और बुद्ध ने अपना सर्वाधिक वर्षाकाल कहाँ बिताया। और एक इम्पॉर्टेंट बात है कि बुद्ध ने अपना अंतिम चौमासा कहाँ बिताया, वैशाली में, ध्यान रखिएगा। अंतिम चौमासा या अंतिम वर्षा प्रवास कहाँ बिताया, तो वो है वैशाली के वेलुवन विहार में। ठीक है। और अब हम लोग आते हैं अगले प्रश्न पे, और क्वेश्चन नंबर 4 है, सरल प्रश्न है। आप देख सकते हैं, मौर्य काल में दंड विधान अत्यंत कठोर थे, यह विवरण किसने दिया है? फायान है, टॉलमी फिलाडेल्फस है, युआन च्वांग है या फिर मेगास्थनीज है? सरल प्रश्न है, आप जवाब दे पाएंगे। और ऑल ऑफ यू नो, बहुत ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं जवाब देता हूं, और ये है मेगास्थनीज। मैं देख पा रहा हूं ज़्यादातर लोगों ने सही जवाब दिया है। मेगास्थनीज ये भी लिखता है कि भारत में दंड विधान अत्यंत कठोर हैं, भारत में प्रायः अपराध नहीं होते, प्रायः अपराध नहीं होते, ध्यान दीजिएगा। लोग अपनी संपत्ति की सुरक्षा की परवाह नहीं करते तथा लोग घरों में ताले नहीं लगाते, ये ध्यान रखिएगा। लोग अपने घरों में ताले नहीं लगाते, मतलब इसका मतलब ये है कि अपराध प्रायः कम होते हैं। ये बात मेगास्थनीज मौर्य काल के बारे में कहते हैं। और एक बात यहाँ पर ये बता दूँ, जो चीनी यात्री फायान है ये ठीक उल्टा कहते हैं गुप्त काल के बारे में। वो लिखते हैं भारत में दंड विधान अत्यंत मृदु हैं, दंड विधान अत्यंत मृदु हैं। ठीक है। भारत में प्रायः मृत्युदंड नहीं दिए जाते। फायान लिखते हैं भारत में प्रायः मृत्युदंड नहीं दिए जाते, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। वो कहते हैं राजद्रोह करने पर भी केवल दाहिना हाथ काट दिया जाता है, राजद्रोह करने पर भी केवल दाहिना हाथ काटते हैं, मृत्युदंड नहीं है। ठीक है। अब देखो, ये गुप्त काल की बात कर रहे हैं फायान। मैं आपको ये बताता हूँ कि मौर्य काल में मृत्युदंड प्रचलित हैं, और आचार्य कौटिल्य ने 4 मामलों में मृत्युदंड की अनुशंसा की है। वो कौन कौन से हैं? पहला, रिश्वत लेने पर, रिश्वत नहीं ले सकते आप। राजद्रोह करने पर, किसी शिल्पी का अंगभंग करने पर, शिल्पी को नुकसान पहुंचाया तो, नोट कर लीजिएगा आप चाहें तो। और एक खास बात है, बिक्री कर की चोरी करने पर।
बिक्री कर की चोरी करने पर, इन 4 मामलों में मृत्युदंड की व्यवस्था है। आचार्य कौटिल्य ने मौर्य काल में 4 मामलों में मृत्युदंड की व्यवस्था की है। तो आई थिंक इस प्रश्न में आपको 5-6 प्रश्न लगातार मिल गए। और अगले प्रश्न को आप देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर, ये फायान वाला डिटेल मैंने आपको दे दिया है। तो अगला क्वेश्चन आप देख लीजिए, और ये है, ये कह रहे हैं कि किस ग्रंथ में, मौर्य काल का प्रश्न है, कि बिंदुसार की 500 सदस्यों वाली मंत्री परिषद का उल्लेख है। ये प्रश्न ऐसे भी आया है कि किस मौर्य शासक के पास 500 सदस्यों वाली मंत्री परिषद थी। तो जवाब बिंदुसार है। और यहाँ पर प्रश्न ये है कि किस ग्रंथ में इस बात का उल्लेख है कि उसके पास 500 सदस्यों वाली एक मंत्री परिषद थी। तो महावंश, दिव्यावधान, राजा बलि कथे या फिर अशोकावधान। और जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ, यहाँ पे जवाब है दिव्यावधान। सही जवाब दिया करिए और धैर्य के साथ बैठिए। सभी छात्रों और छात्राएं पार्टिसिपेट करिए। और अगले प्रश्न को देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। बहुत करीबी जवाब हो सकता है। गुप्त काल में प्रांतों के लिए भुक्ति शब्द आया है। यहाँ तो ठीक है, भुक्ति के अलावा भी 2 और शब्द कौन से हैं भुक्ति के अलावा प्रांतों के लिए? तो वो कह रहे हैं देश और चक्र, देश और अवनी, चक्र और वीथी, वीथी और अवनी। बताएंगे आप? और मैं बता रहा हूँ, सही जवाब है देश एवं अवनी। ठीक है, देश एवं अवनी, भुक्ति, देश या अवनी, ये प्रांतों के लिए आया है। और प्रांतों के शासक को क्या कहा गया है, प्रांतों के राज्यपाल को क्या कहा गया है, मुझे बताइए। तो आई थिंक जवाब, ये सब सामान्य प्रश्न हैं, गलत अगर हो रहे हैं तो फिर गड़बड़ है। और सही जवाब है यहाँ पर उपरिक। ठीक है, नोट करिएगा और नेक्स्ट क्वेश्चन पे नज़र डालिए। और क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। और ये प्रश्न ऐसा है कि इल्तुतमिश की न्यायप्रियता की प्रशंसा किसने की है? तो और अपने महल के द्वार पर उसने न्याय की घंटियां टंगवाईं, जैसे बजाकर कोई भी सीधे सुल्तान से फरियाद कर सकता था। मतलब इल्तुतमिश की न्यायप्रियता, ये बड़ी बात है। और किसने किया है? मिनाजुद्दीन सिराज हैं, अमीर खुसरो हैं, इब्न बतूता हैं या फिर अमीर हसन हैं। 4 ऑप्शन हैं। तो इल्तुतमिश ने न्याय की जंजीर अपने महल के दरवाजे पर, वो ऐसे कहते हैं कि 2 शेर बिठाए, उनके शेर के गले में वो घंटियां टंगवाईं। और ये विवरण देते हैं इब्न बतूता। ध्यान रखिएगा, गलत मत करिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। और न्याय की जंजीर बेसिकली मुग़ल काल में एक शासक है और उसका नाम है जहांगीर। ठीक है, मुग़ल काल में जहांगीर। और यहाँ पर आपको जवाब पता है इल्तुतमिश। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। और क्वेश्चन नंबर 8 आप देखिए, और इसमें क्या कह रहा है, प्रांतीय दीवान के रूप में, ध्यान रखिएगा, ख्वाजा या साहिब दीवान नामक अधिकारी की नियुक्ति किस दिल्ली सल्तनत में किस सुल्तान ने की? ख्वाजा साहिब दीवान नामक अधिकारी की नियुक्ति अलाउद्दीन खिलजी है, सिकंदर शाह लोदी है, मोहम्मद बिन तुगलक है या फिर गयासुद्दीन बलबन है? मुझे बताएंगे। और बिल्कुल कुछ लोगों ने सही जवाब दिया है और यहाँ पर जवाब है गयासुद्दीन बलबन। क्लियर हो रहा है? गलत तो नहीं हो रहा? इस प्रश्न को गलत मत करिएगा। पता नहीं कौन सा प्रश्न कब आपसे पूछ लिया जाए। ये बेसिक प्रश्न आपके परीक्षाओं में गलत नहीं होने चाहिए। मेरी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ में बहुत सारे छात्र जुड़ चुके हैं। आप अगर जुड़ना चाहें तो स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर संपर्क करके मुझसे जुड़ सकते हैं। मेरी एक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ चल रही है आगामी परीक्षाओं के लिए। प्रत्येक प्रश्न पत्र में 125 प्रश्न होते हैं, ज़्यादा हो सकते हैं, कम नहीं होंगे। 125 प्रश्नों की ये टेस्ट सीरीज़ है। 20 प्रश्नों का पैकेज है, 20 प्रश्न पत्रों का पैकेज उपलब्ध होता है। ठीक है, और कोई भी पेपर कभी रिपीट नहीं होता है। और अभी लगभग परीक्षा तक मैं 100 प्रश्न पत्र आपको अभी हल करवाऊंगा। तो 100 प्रश्न पत्रों का मतलब है लगभग 12,500 क्वेश्चन मैं अभी आपसे हल करवाने वाला हूं। तो आप चाहें तो जुड़ सकते हैं, स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं। और फिलहाल इस प्रश्न पर नज़र डालिए कि किस इतिहासकार ने हुमायूं का चित्रण एक अफीमची के रूप में किया है? हुमायूं अफीम खाता था बहुत। तो हैदर दुगलात हैं, अबुल फजल हैं, फैज़ी हैं और निज़ामुद्दीन अहमद हैं। तो यहाँ पर आई थिंक जवाब आप दे पा रहे हैं और कुछ लोगों ने सही जवाब दिया है, मिर्ज़ा हैदर दुगलात। ठीक है,
अफीमची भी था और ज्योतिष पर भी बहुत विश्वास करता था। ऐसा भी प्रश्न आया है कि वो विभिन्न दिनों के अनुसार विभिन्न रंग के कपड़े पहनता था। हुमायूं है और कहते हैं लेनपुल ने वो लिखा कि जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ा के उसकी मृत्यु हो गई। तो वो हुमायूं है। और ध्यान रखिएगा यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट रिमार्क आ रहा है। मिर्ज़ा हैदर दुगलात की पुस्तक है तारीख़ रशीदी, ये पुस्तक कई बार पूछी गई है, ध्यान रखिएगा। और वह हुमायूं को अफीमची कहता है, मैंने आपको भी बता दिया। बाबर का चचेरा भाई है, ये भी बात ध्यान रखिएगा, यानी कि उसके पिता का चचेरा भाई है। तो ये सारी बातें आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। वो पुस्तक बहुत महत्वपूर्ण है। और अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, औरंगजेब के समय की वो पुस्तक जो औरंगजेब के काल का अर्ध सरकारी इतिहास कहलाती है। अर्ध सरकारी इतिहास कहलाती है। कौन सी है? फुतुहात आलमगीरी है, मुंतखब उल लुआब है, या फिर मासिर आलमगीरी है, या फिर फतवाए आलमगीरी है। जवाब दे पाएंगे क्या आप? और सब लोग जवाब दीजिए। और यहाँ पर सही जवाब है मासिर ए आलमगीरी। ठीक है। अर्ध सरकारी इतिहास, औरंगजेब के काल का अर्ध सरकारी इतिहास मासिर ए आलमगीरी। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जदुनाथ सरकार ने मासिर ए आलमगीरी को मुग़ल काल का गजेटियर कहा है। ये बात भी पूछी गई है कि किस पुस्तक को मुग़ल काल का गजेटियर कहा गया है, तो वो है आपकी पुस्तक मासिर ए आलमगीरी। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 11 को देख लीजिए आप। और क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि बंगाल के किस गवर्नर जनरल ने घुमंतू अदालतें, ध्यान रखिएगा, चलती फिरती अदालतें, सर्किट कोर्ट्स की स्थापना की? रिपन, कर्जन, मिंटो या फिर कॉर्नवालिस? रिपन, कर्जन, मिंटो या फिर कॉर्नवालिस? बताएंगे? गलत मत करिए। और यहाँ पर सही जवाब है कॉर्नवालिस। ठीक है, सही जवाब है कॉर्नवालिस। क्लियर रहेगा। सर्किट कोर्ट्स, घुमंतू अदालतें, ये सारे प्रश्न अगर गलत हो रहे हैं तो प्लीज़ आप नोट डाउन करिए। और इस प्रश्न को देखिए, भारत में आधुनिक डाक व्यवस्था का वास्तविक संस्थापक कौन है? आधुनिक डाक व्यवस्था का वास्तविक संस्थापक कौन है? तो डलहौजी, क्लाइव, या फिर कर्जन, या फिर विलियम बेंटिंक? ध्यान रखिएगा, आधुनिक डाक व्यवस्था का वास्तविक संस्थापक, तो यहाँ पर जवाब है लॉर्ड डलहौजी। डलहौजी ने ही डाक टिकट प्रचलित किए भारत में पहली बार। भारतीय डाकघर अधिनियम इसी के काल में पारित हुआ है। और अगर कहते हैं कि आधुनिक काल में डाक व्यवस्था का जनक कौन है, तब वो है रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, डाक व्यवस्था का जनक आधुनिक काल में, फादर ऑफ इंडियन पोस्टल सिस्टम, इट इज़ रॉबर्ट क्लाइव। ध्यान रखिएगा। और आधुनिक डाक व्यवस्था का वास्तविक संस्थापक डलहौजी। रॉबर्ट क्लाइव के समय डाक टिकट नहीं थे, ध्यान रखिएगा। और डलहौजी ने डाक टिकटों का प्रचलन किया और पोस्टल सिस्टम को, इस डाक व्यवस्था को सरकार की आय का एक स्रोत बनाया डलहौजी। मेडवल इंडिया में अगर कहते हैं दिल्ली सल्तनत में डाक व्यवस्था का संस्थापक कौन था, तो जवाब आपको पता है, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है। डाक व्यवस्था में सुधार किसने किए, वास्तविक संस्थापक, तो फिर कहते हैं गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, ये सारे प्रश्न यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट हैं। दिल्ली सल्तनत में जनक अलाउद्दीन खिलजी, सुधार किए वास्तविक संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक, आधुनिक काल में जनक कौन है, रॉबर्ट क्लाइव, और डाक व्यवस्था का वास्तविक संस्थापक लॉर्ड डलहौजी। मैंने सारी बातें बहुत सलीके से समझा दी हैं आपको। यहाँ से प्रश्नों को गलत मत करिएगा। आपके बहुत सारे ऐसे प्रश्न भी मेरे पास आते हैं जिनकी परीक्षा की दृष्टि से कोई बहुत उपयोगिता नहीं है, ध्यान रखिएगा। अब इस तरह के प्रश्न आए कि सर ये बताइए कि गांधी की लाठी की लंबाई कितनी थी, तो इस तरह के प्रश्नों का कोई उपयोग नहीं है। ये केवल आपकी ऊर्जा का नुकसान है। और आप कितना भी पढ़ लीजिए, मेरी बात को बहुत बहुत गंभीरता से समझिएगा। आप कितना भी पढ़ लीजिए, सर्वज्ञ नहीं हो सकते। और परीक्षा में आपको कम से कम 10 प्रश्न ऐसे ज़रूर मिलेंगे जो आपने कभी नहीं पढ़े होंगे। परीक्षा में आपको 10 प्रश्न ऐसे ज़रूर मिलेंगे जो आपने कभी नहीं पढ़े होंगे, उसके उत्तर आपको खोजने पड़ेंगे।
और इन प्रश्नों की आपके सिलेक्शन में कोई भी निर्णायक भूमिका नहीं होती। आप केवल उन प्रश्नों को संभाल सकते हैं जो सर्वाधिक सरल हैं और गलत कर देते हैं। अति आत्मविश्वास में आप प्रश्नों को गलत करते हैं, सरल प्रश्नों को गलत करते हैं। इन गलतियों को मिनिमाइज करिए। मेरी बात को बहुत गंभीरता से लीजिए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो बहुत सीनियर हैं, सिलेक्शन ना होने का कारण केवल इतना है कि जल्दबाजी में उन्होंने ऐसे प्रश्नों को गलत किया है जो गलत नहीं होने चाहिए। फिलहाल आइए देखते हैं रेलवे बोर्ड का गठन किसके काल में हुआ। डलहौजी के काल में, करजन के काल में, मिंटो द्वितीय के काल में, उपरोक्त में से कोई नहीं। रेलवे बोर्ड का गठन ध्यान रखिएगा, और बहुत ही सरल जवाब है, और वो है करजन। और अगर आपने डलहौजी को चुना था तो गलत है। डलहौजी के समय में पहली रेल चली है, लेकिन रेलवे बोर्ड का गठन करजन के समय हुआ है 1905 में। क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिएगा, और ये प्रश्न बहुत सटीक प्रश्न है। पता नहीं कैसा कॉन्सेप्ट हो जाता है, कभी कभी गलत करते हैं। इस प्रश्न को लेकर के भी किसी छात्र ने उत्तर गलत चुना, क्या किया, भेजा था मेरे पास, मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो सुमेलित युग्म को चिन्हित करें, मतलब ऐसा एक युग्म जो एक सुमेलित है, एक सही है और 3 गलत हैं। ऐसे प्रश्नों में पहले आप चेकआउट करिए। वहिंद का युद्ध, मोहम्मद गौरी के द्वारा हिंदू शाही शासक जयपाल की पराजय, ये सही है कि गलत है? ध्यान दीजिएगा, ये स्टेटमेंट गलत है। वहिंद के 2 युद्ध हुए हैं और दोनों युद्धों में महमूद गजनवी है। एक बार महमूद गजनवी ने जयपाल को परास्त किया है, फिर जयपाल ने आत्मदाह कर लिया। दूसरे युद्ध में उसने आनंदपाल को परास्त किया है, तो वो स्टेटमेंट गलत हो गया। तराइन का प्रथम युद्ध, मोहम्मद गौरी के द्वारा पृथ्वीराज चौहान की पराजय, तो ध्यान रखिएगा ये स्टेटमेंट भी गलत है। इस युद्ध में वास्तव में मोहम्मद गौरी हार गया था, मोहम्मद गौरी परास्त हुआ। मिन्हाजुद्दीन सिराज ने लिखा है कि बिना किसी कष्ट के मोहम्मद गौरी की सेना सुरक्षित वापस स्वदेश पहुंच गई। बड़ा मुश्किल है। सिराज साहब लिखते हैं कि गौरी को सुरक्षित वापस भाग जाने देना पृथ्वीराज चौहान की भयानक भूल थी। आपको ध्यान देना चाहिए, किसी भी दशा में द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान परास्त हुए, पहले में नहीं, तो ये भी गलत हो गया। तराइन का तृतीय युद्ध, इल्तुतमिश के द्वारा आराम शाह की पराजय, गलत है। तराइन का तृतीय युद्ध, इल्तुतमिश ने आराम शाह को नहीं बल्कि यल्दौज को परास्त किया था, याद आ रहा है? आराम शाह को उसने जूद के युद्ध में परास्त किया था। और फिर कह रहे हैं चंदावर का युद्ध, मोहम्मद गौरी के द्वारा गढ़वाल शासक जयचंद की पराजय, तो बिल्कुल ये वाला सही है। तो अब ये वाला विकल्प ही चुना जाएगा, डी। कौन सा विकल्प सही है? तो ये वाला सही है, 3 गलत है। तो ऐसे प्रश्नों को हैंडल करते समय आपको ये चाहिए कि सही या गलत, क्या पूछ रहा है, सत्य है असत्य है, तो पहले वो मार्क आउट कर लीजिए क्या क्या उसमें गलत है, क्या क्या सही है, फिर उसके हिसाब से आप उत्तर दीजिए, ठीक है ना। छात्र गड़बड़ी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, किसके शासनकाल में कृष्ण मिश्र की रचना प्रबोध चंद्रोदय? तो पहले तो ये देख लीजिए कि यहाँ पर एक प्रश्न ये है कि कृष्ण मिश्र की रचना है प्रबोध चंद्रोदय, बहुत बार पूछी गई है, यूपीएससी से लेकर नेट से लेकर स्टेट लेवल तक की परीक्षाओं में कई बार ये प्रश्न आया है। का फारसी अनुवाद किया गया किसके शासनकाल में? फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर शाह लोदी, अकबर या फिर शाहजहां? तो बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे सही जवाब आ रहा है और वो सही जवाब है शाहजहां। वेरी गुड। कृष्ण मिश्र की पुस्तक प्रबोध चंद्रोदय का फारसी अनुवाद शाहजहां के काल में किया गया। और फिर देखिए एक बड़ी बात है, फिर यही प्रश्न मैंने एक साथ कर दिया है। प्रबोध चंद्रोदय के लेखक कृष्ण मिश्र किसके दरबार में थे? ये इंपॉर्टेंट बात है। अब बताइए मुझे आप, चौहान शासक विग्रहराज बीसलदेव चतुर्थ के दरबार में, या फिर चंदेल शासक कीर्तिवर्मन प्रथम के दरबार में, मुगल शासक अकबर या फिर मुगल शासक शाहजहां? गलत मत करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई। मैंने कहा कि ये तीनों चारों प्रश्न कई बार रिपीट हुए हैं
और प्लीज़ आप गलत मत करिए। और सही जवाब है चंदेल शासक कीर्तिवर्मन प्रथम के दरबार में। आई थिंक आपने क्लियर कर लिया होगा। और फिर अगला प्रश्न देखिए, ये कह रहा है कृष्ण मिश्र की रचना प्रबोध चंद्रोदय का फारसी अनुवाद किस नाम से जाना जाता है? शान गुलिस्तां, गुनियात मुनिया, गुलजार जन्नत या फिर गुलजार हाल? जवाब देंगे? गलत मत करिएगा। और बिल्कुल ठीक जवाब दिया है कुछ लोगों ने, और सही जवाब है गुलजार हाल। ठीक है, तीनों प्रश्नों को अलग अलग कर दिया है। और फिर आप देख लीजिए चौथा प्रश्न भी। ये चारों प्रश्न ऐसे हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में अलग अलग ढंग से अलग अलग बार पूछे गए हैं। तो प्लीज़ आप इसको कंफर्म करिए, कंठस्थ करिए। कृष्ण मिश्र की रचना प्रबोध चंद्रोदय का फारसी अनुवाद शाहजहां के काल में किस विद्वान ने किया? तो ये तो पता चल गया कि शाहजहां के काल में हुआ है। किस विद्वान ने किया है? तो आपको पता है अब्दुल हमीद लाहौरी, लाल खान। बिल्कुल गलत है। और यहाँ पे सही जवाब है मुंशी बनवारी दास। और किताब का नाम उन्होंने क्या रखा? गुलजार हाल। ठीक है, मैं अपना काम अच्छे से कर रहा हूं, आपके डाउट्स क्लियर कर रहा हूं। और अब ये डाउट्स परीक्षा भवन में नहीं रहने चाहिए। और ये प्रश्न बहुत शानदार प्रश्न है। निम्नलिखित में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ध्वज फहराया? भिकाईजी कामा, कनकलता बरुआ, अरुणा आसफ अली और लक्ष्मी स्वामीनाथन। 4 महिलाएं हैं, इसमें से कोई एक सही जवाब है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और सही जवाब है यहाँ पे अरुणा आसफ अली। ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ध्वज फहराने वाली महिला अरुणा आसफ अली। इस प्रश्न को कंठस्थ करिएगा। मुझे ऐसा लगता है, पता नहीं भविष्य में आगामी किसी न किसी परीक्षा में हो सकता है रिपीट हो जाए। फिर देखिए, रिपीट होने वाले प्रश्न गलत नहीं होने चाहिए। बहुत सारे प्रश्न ऐसे होते हैं जो रिपीट हो जाते हैं, और रिपीट वाले प्रश्न गलत कर दिए तो आप पहली नज़र में फिर बाहर हो जाते हैं परीक्षा से। आप देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 17-18 वर्ष की उम्र में शहीद होने वाली उस महिला का नाम बताएं जिन्हें असम की रानी लक्ष्मीबाई कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। वीरबाला के नाम से जाना जाता है। रानी लक्ष्मीबाई, असम की रानी लक्ष्मीबाई और वीरबाला के नाम से जानी जाती हैं उदा देवी, कनकलता बरुआ, अरुणा आसफ अली या फिर सुचेता कृपलानी। और ध्यान रखिएगा, ये हैं कनकलता बरुआ। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। असम की रानी लक्ष्मीबाई भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान तिरंगा लेकर प्रदर्शन किया और इस वीरांगना को पुलिस ने गोली मार दी। आंदोलन के दौरान ये तिरंगा लेकर निकली थी और अंग्रेजों ने इन्हें गोली मार दी। ये हाथ में तिरंगा लेकर शहीद होने वाली महिला थी। तो वीरांगना कनकलता बरुआ को 17-18 साल की बालिका थी। अंग्रेजों को गोली मारने पड़ी और गोली लगने के बाद भी इसने झंडा पकड़ा रखा, अपने हाथ में पकड़ के ही रखा, शहीद हो गई। तो मेरे विद्यार्थियों, आज की टेस्ट सीरीज़ को यहीं पर समाप्त करने का वक्त है और शीघ्र ही हम लोग अगले एक सेगमेंट में आने वाले हैं। कुछ विशेष टॉपिक लेकर आऊँगा, अभी ओपन नहीं कर रहा हूँ। तो तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।